हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? सब लोग आ गए ना? 5 7 मिनट 8 मिनट मैं लेट हूँ। लेट होने का मतलब ये कि 2 4 5 लोग खुद आप लोग लेट होते हो। बाद में जब क्लास स्टार्ट हो जाती है, कंसेप्ट आगे बढ़ जाता है तो कहते सर नहीं समझ में आता। ठीक कहते हो ना? तो अब अगर कोई कहेगा सर आज नहीं समझ में आया, तो मैं सीधे कहूँ भाई क्लास से बाहर चले जाओ और फिर क्लास कंप्लीट हो जाएगा तो रिकॉर्डेड क्लास देखकर समझ लेना। ठीक है? बीच क्लास में आओगे तो कहाँ से समझ में आएगा? समझ रहे बात? नहीं समझ रहे हो? नमस्ते नमस्ते राकेश द्विवेदी। चलो, हाँ, जिसको लास्ट लेक्चर तक कुछ भी नहीं आया था वो अगर आज से पढ़ेगा तो मैक्सिमम चीजें आपको समझ में आने फिर से स्टार्ट हो जाएंगी। मैक्सिमम चीजें आपको फिर से समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं स्याही भर लेता हूँ, तुरंत स्टार्ट करता हूँ। ठीक है? सब लोग आ जाओ। आज इंग्लिश की क्लास नहीं हुआ था बिल्कुल। सर का थोड़ा तबीयत सही नहीं था, वैसे भी वो अच्छे नहीं, अभी थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मैंने कहा सर देख लो, प्रैक्टिस ही कर लो। ठीक है? कल होगा। ओके? थोड़ा सा स्टार्टिंग है सर का, लेकिन बढ़िया पढ़ाते हैं सर, बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। ऑफलाइन में बहुत अच्छे अच्छे इंडिया एयरफोर्स नेवी वालों की भी पढ़ाए हैं, एसएससी वालों की भी पढ़ाते हैं ऑफलाइन में, बहुत ही अच्छे सर हैं। ठीक है? थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा ऑनलाइन का ना, तो अच्छा पढ़ाने लगेंगे। ठीक है? वो ऑफलाइन की तरफ पढ़ा रहे हैं। हाँ, नहीं हुआ था। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ गए सभी? आ गए सभी कि नहीं? चलो ठीक है। चलो मैं स्टार्ट करता हूं। तो समझ लीजिए एक नया चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है, ये समझना। लेकिन अगर एनसीईआरटी का देखोगे तो इसी चैप्टर में दिया हुआ है। एनसीईआरटी सरकारी किताब है और बोर्ड भी आपका सरकारी है, उसमें सरकारी आदमी बैठते हैं, इसलिए मैं सरकारी किताब के अनुसार ही आपको आगे पढ़ाएंगे। ठीक है? क्या समझ रहे हो? एक मिनट, मैं कैमरा को थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। सुबह मैम पढ़ाई है, मैम के हिसाब से ही सेट है। ठीक है? तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या हैंड राइज करने की जरूरत आ जाएगी? आकाश राठौर, हैंड राइज मत करो, आज डाउट क्लास नहीं है, केवल क्लास है। ठीक है? तो आज मैं बोलूंगा, आप लोग सुनोगे और पढ़ोगे ध्यान से। दूसरी बात, पूरे लेक्चर को ध्यान से पढ़ना। रही बात इंग्लिश की, जितने लोग कहना पूछना चाहते हैं, तो इंग्लिश क्लास आज नहीं हुई थी, सर की थोड़ा सा तबीयत नरम था और सर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मैंने कहा सर प्रैक्टिस ही कर लीजिए, अभी स्टार्ट मत करिए आज। ठीक है? ओके? अगर आप लोग कहो तो मैं कमेंट को ऑफ कर दूं, कहो तो मैं कमेंट को ऑफ कर दूं। आदित्य बायो का सुबह 7:30 बजे होता है। अगर आप लोग कहो तो कमेंट को ऑफ कर दूं मैं, ताकि आप लोग आपस में लड़ाई न कर पाओ। नहीं, चलने देते हैं कमेंट। हाँ, जो फालतू कमेंट करेगा उसका नाम मैं लिख लूंगा, अगले लेक्चर में उसका ऑफ कर दूंगा मैं। हाँ, जो मैं पूछूंगा वो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है? इसके अलावा कुछ और कमेंट आया तो फिर जो मैं कह रहा हूं वो कर दूंगा। हाँ, कल वाला क्वेश्चन बता दूं, कौन सा क्वेश्चन था? अरे मैंने तो पीडीएफ अपलोड कर दिया। चलो ठीक है, आज का क्लास देखो, कल वाले क्वेश्चन को अगले डाउट क्लास में बता देंगे हम। ठीक है? ओके, चलिए। अरे पीडीएफ अपलोड है, सुबह सुबह सर ने अपलोड किया पार्ट 3 करके। हाँ, आज न्यू टॉपिक है। चलो देखिए, अगर आप लोग देखोगे तो स्टार्ट करें। तो चलिए, आज हम लोग वैद्युत सेल के बारे में जानेंगे। ठीक है? एक मिनट। तो चलिए, नेक्स्ट टॉपिक आपका है वैद्युत सेल। अगर ये देखा जाए तो कुछ प्राइवेट पब्लिकेशन के बुक में इसको नया चैप्टर बना दिया गया है। बहुत सारे प्राइवेट पब्लिकेशन का बुक आप लोग लेते हो ना, महंगी महंगी मिलता है, मुझे समझ नहीं आता उसमें कौन सा रस मिलता है कि आप लोग लेते हो। लेकिन हाँ, चीजें उसमें अच्छा कंटेंट होती है, कुछ प्लस कंटेंट होती है, इसलिए लेना भी अच्छी बात है। लेने का मतलब यह होता है पढ़ना। कुछ लोग क्या करते हैं, किताब को खरीद के ला के रख देते हैं, कभी उसे खोलते ही नहीं है। मैं इस बात पे कह रहा हूं कि मुझे पता नहीं चलता कि क्यों आप लोग लेते हो। अगर किताब लिया करो तो पढ़ा करो, अन्यथा पर लिया ही मत करो। क्यों, बात गलत कर रहा हूं मैं? ठीक है?
किसी भी प्राइवेट पब्लिकेशन में करोगे देखोगे तो ये चैप्टर एक नया चैप्टर बना दिया है, जबकि मैं एक ही चैप्टर में पूरा पढ़ा देता हूं, क्योंकि एनसीईआरटी जो है सरकारी किताब, उसमें आपको एक ही चैप्टर में पूरा दिया हुआ है, तो मैं एनसीईआरटी के अनुसार आपको चल रहा हूं। ठीक है, देखो भाई, मैं किताब लेना कोई बुरी बात नहीं, आप 1000 किताब लो, लेकिन किताब लेकर पढ़ाई किया करो। ये नहीं किताब लेकर और अच्छा से सरिया के अलमारी में रख दिए, उसके बाद कोई आएगा देखेगा हाँ भाई पढ़ने वाला बच्चा है, यही ना, तो ये अच्छी चीज नहीं होती है, किताब लेकर पढ़ा जाता है। ठीक है ना, चलिए ठीक है, आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग सभी लोग हेडिंग करिएगा वैद्युत सेल। क्या हेडिंग करना आपको? वैद्युत सेल आपको हेडिंग करना है। वैद्युत सेल होता क्या है? वैद्युत सेल, वैद्युत सेल क्या होता है? वैद्युत सेल क्या होता है बताओ? एक ऐसा सेल होता है, एक ऐसी युक्ति होती है जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और परिपथ में धारा का प्रवाह निरंतर बनाए रखता है। जैसे आपके, मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूं, अचानक बिजली कट जाए तो इन्वर्टर लगा हुआ जो कि क्लास को सेव कर लेगा, मतलब क्लास को आगे बढ़ा देगा, अन्यथा ये सब पूरा काला काला हो जाएगा, भूत ऊत इधर उधर से अगल बगल से आ जाएंगे, हो सकता है दबा उबा दे, नटई उटई पूरे चूड़े उड़े आके, तो हालत खराब हो जाएगा मेरा, है ना, है कि नहीं, है ना बात। तो वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो कि रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है, और किसी भी परिपथ में धारा का निरंतरता बनाए रखता है। जैसे अगर यहाँ पे वैद्युत सेल एक तरह से इन्वर्टर नहीं लगा रहता तो ये धारा का निरंतरता बंद हो जाती, बाकी उसके बाद मैंने बता दिया क्या क्या हो जाता, काला अंधेरी रात में क्या क्या हो सकता है भाई, है कि नहीं। गाना भी बना हुआ है, ठीक है, आप लोग सुनते भी हो अच्छे से, नहीं आप लोग तो भोजपुरी वाले हो, क्यों भाई, है ना। चलिए लिखते हैं डिफिनेशन। क्या होता है? यह एक ऐसी युक्ति होता है, यह एक ऐसी युक्ति, यह एक ऐसी युक्ति होता है जो क्या करता है, जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किस में परिवर्तित करता है? वैद्युत ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होता है, एक ऐसा युक्ति होता है जो कि रासायनिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ना, और किसी भी परिपथ में, और किसी भी परिपथ में धारा का निरंतरता बनाए रखता है। बात समझ में आई? वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होता है, एक ऐसी युक्ति होती है जो कि रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और किसी भी परिपथ में धारा का निरंतरता बनाए रखता है। क्या बनाए रखता है? धारा का निरंतरता क्या करता है? बनाए रखता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को ना। अब देखिए, वैसे सेल तो बहुत प्रकार से होते हैं, मैं आपको एक सेल बता रहा हूं किस तरह से यह सेल बना होता है। यह सेल आपका एक डब्बे में इस तरह से रखा होता है, मैं सेल बता रहा हूं, हालांकि सेल आपको मैं बता रहा हूं कैसा बना होता है। और एग्जाम में कहीं भी डिफिनेशन नहीं पूछा जाएगा आपको, वैद्युत सेल किसे कहते हैं, इस तरह से डिफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, डिफिनेशन मेरे हिसाब से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। मान लो एक नंबर में पूछ लिया, आप ये परिभाषा लिखिए नीचे, जो मैं सेल बनाने वाला हूं, यहां पे मैं बना देता हूं सेल, ठीक है। ये जो मैं सेल बनाने वाला हूं, ये बड़ा वाला सेल अगर बना दिए तो एग्जामिनर आपको एक नंबर तो देगा ही, लेकिन एग्जामिनर के दिमाग में पॉजिटिव इफेक्ट जाएगा, ठीक है। इस सेल में क्या होता है, नीचे कोई एक विद्युत अपघट्य पदार्थ घुला होता है, नीचे आपका वैद्युत अपघट्य क्या होता है? पदार्थ घुला होता है। वैद्युत अपघट्य पदार्थ का मतलब जैसे HCl वगैरह घुला होता है, HCl वगैरह ये सब चीजें, मान लीजिए HCl का घुला होता है और इसमें 2 राड होता है, ये 2 राड होता है आपका। एक राड को हम लोग कैथोड कहते हैं, दूसरे राड को हम लोग एनोड कहते हैं। एक राड को क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं, एक को एनोड कहते हैं। बात यह आती है सर कैथोड किसे कहा जाता है?
एनोड किसे कहा जाता है? देखो, जब HCl इसमें घुला जाता है तो H प्लस और Cl माइनस के रूप में यह HCl क्या हो जाता है? टूट जाता है। H प्लस और Cl माइनस के रूप में टूट जाता है। तो जो कैथोड होता है, इस कैथोड पर आपका ये पॉजिटिव चार्ज वाला H प्लस जाता है, यानी कैथोड पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये जो एनोड होता है, एनोड पर ये Cl माइनस माने निगेटिव चार्ज वाला जाता है। कैथोड पर आपका पॉजिटिव चार्ज वाला जाता है, एनोड पर क्या जाता है? निगेटिव चार्ज वाला जाता है। इस एनोड को हम लोग क्या कहते हैं? इस एनोड को हम लोग ऑक्सीकरण, इस एनोड पर होता है क्या है? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। कैसे सर ऑक्सीकरण होता है, मुझे बताइए। मैं बता रहा हूं, अभी लिखो पहले आप सभी लोग। इस पे क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण कैसे होता है? देखो, यहां पे Cl माइनस है, Cl माइनस आकर यहां पे Cl जीरो के रूप में हो जाएगा। अब बताओ, Cl माइनस से होकर गया Cl जीरो, इसका मतलब क्या है? -1 से 0 हो गया, मतलब +1 की वृद्धि हुई है। क्या हुई? वृद्धि हुई है। +1 क्या हुई है? वृद्धि हुई है। +1 वृद्धि का मतलब जहां पे ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है वहां पे ऑक्सीकरण होता है। आप लोग जानते हो, जहां पर भी इसके ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होता है उसको कहते हैं ऑक्सीकरण। टूटना का मतलब आयनन होता है, ठीक है। ये HCl टूट गया मतलब आयनन होता है। और ये H प्लस जो है, H प्लस यहां पर आकर H प्लस जो है यह आपका जीरो हो जाता है। H जीरो में हो जाता है, यहां पर आकर जीरो हो जाता है। यहां पे देखो +1 था, +1 से यहां पे क्या हो गया? जीरो में हो गया, मतलब -1, यानी कमी हुई है। कमी हुई है, -1 की कमी। जहां पे ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है वहां पे क्या होता है? अपचयन होता है। यह आप लोग कक्षा 1, 2, 3, 4 में या 5, 6 में पढ़ा होता है। जीरो क्यों आता है? देखो, कभी भी क्या होता है, कोई भी पदार्थ अपने अस्थाई में रहना पसंद करता है। आप में से कोई ऐसा सुनेगा पैर ऊपर रख के मतलब खड़ा होना पसंद करेगा, सर नीचे, ऐसा नहीं करेगा। हमेशा सोचोगे आराम से लेट कर सोए रहे, पढ़ाई लिखाई न करें, यही सोचते हो आप लोग। क्यों? हमेशा आप लोग अस्थाई में रहना चाहोगे, जीरो फॉर्म में रहना चाहोगे। जब ये टूटता है तो H प्लस और Cl माइनस के रूप में टूटता है, ठीक है। अब ये Cl माइनस आ जाता है यहां पे, Cl माइनस आपका यहां पे आ जाता है, Cl माइनस यहां पे आ जाता है और H प्लस यहां पे आ जाता है। Cl माइनस इस तरह से एनोड पे चला जाता है और H प्लस कैथोड पे चला जाता है। हाँ, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि को कहा जाता है मतलब ये जो यहाँ पे ये क्या माइनस ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई, इसी को ऑक्सीकरण कहा जाता है। कमी होता है तो उसको ऑक्सीजन कहा, अपचयन कहा जाता है। ये डिफिनेशन आपको बचपन में पढ़ लेना चाहिए था, नहीं पढ़े हो तो अभी से समझ लो, बस इतना कर सकता हूं मैं। यानी कि तत्व पर आपका कोई भी आवेश नहीं होता है। ये Cl माइनस यहाँ पे जीरो के फॉर्म में चला जाता है, H प्लस भी जीरो के फॉर्म में चला जाता है। अब ये Cl माइनस जो है जीरो के फॉर्म में जाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को कहीं से ग्रहण करेगा, तब न प्लस होगा, जीरो होगा। -1 से जीरो होगा कब? जब एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, है ना, समझे। और इसी तरह से यह प्लस था, प्लस माइनस कब होगा? जब एक इलेक्ट्रॉन को लेगा। अब समझो सीधी सी बात, एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा। बस इतना याद रखना कि एनोड पर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपके दिमाग की कमी है, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। कैथोड पर क्या होता है? अपचयन होता है। लेकिन कभी कभी आप लोग किसी किसी बुक में पढ़ोगे, सुनोगे कि एनोड पर उसका जस्ट उल्टा हो जाए। कभी कभी पढ़ोगे सर एनोड पर अपचयन होता है, एनोड पॉजिटिव होता है, कभी कभी ये भी पढ़ोगे आप। तो ध्यान देना, सेल आपकी दो प्रकार की होती है, एक गैल्वेनिक सेल होती है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है ना। तो यहां हम लोग गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ा करते हैं, विद्युत रसायन नामक चैप्टर में, जो कि तीसरा चैप्टर है। मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको बताकर यहां पे थोड़ा सा भी कंफ्यूज होने करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं। बस आप यहां याद रखो कि गैल्वेनिक सेल में कैथोड पर प्लस चार्ज होता है और यहां पे अपचयन होता है, और एनोड पर निगेटिव चार्ज होता है और यहां पे ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, समझे ना। बस इतना याद रखो, इतना याद रखो आप। और इतना याद रख लेना कि ये आपका माइनस वाला
माइनस वाले पे जाएगा एनोड पर, अब प्लस वाला प्लस पे जाएगा। वैसे भी आपको ये पूछा नहीं जाएगा बोर्ड में, मैं वैसे ही बना दिया आपका टाइम पास करने के लिए। बस सेल पढ़ा रहा था, मैंने सोचा सेल बना के दिखा दूं। ठीक है, समझे। अब जो मैं डिफिनेशन अगला लिखाने जा रहा हूं वह एग्जाम में पूछा जाता है, वह डिफिनेशन है विद्युत वाहक बल। ठीक है, मैंने कितनी बार आपको समझाया कि देखो भाई कौन है, बुक में देख रहा है, हाँ सरल परिपथ दिया होगा। मैंने कहा ना 2 चैप्टर में बांट दिया है, 2 चैप्टर में बांट दिया है। ठीक है, 2 चैप्टर में बांट दिया। फोटो समझ में नहीं आता मत समझो पंकज, कोई बात नहीं, डिफिनेशन समझ में आ गया ना, मैंने कहा नहीं पूछा जाएगा। हाँ लिख लो, लिख लो, मैं हट गया। डिफिनेशन लिखा हुआ है, पढ़ लो अपने से, मैं नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, लेट आओगे तो कहां से समझ में आएगा। आगे चले, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा पंकज कुमार, आप दोबारा लेक्चर को देख लेना। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। समझ में नहीं आया आकाश राठौर, दोबारा देख लेना आप लेक्चर को, समझ में आ जाएगा। सबको समझ में आया, आपको क्यों नहीं आया, आप या तो डायरेक्ट देख रहे होंगे, यही बात है, आप डायरेक्ट देख रहे होंगे, यही ना, आप पीछे का नहीं पढ़े होंगे। सचिन कुमार अब दोबारा देख लेना, समझ में नहीं आया तो। लेट जुड़े होंगे मुझे पता है, लेट जुड़े हो कि नहीं सचिन, सही जी बताओ। मैं खुद ही 5-7 मिनट लेट आता हूं ताकि सब लोग आ जाएं, तो आप मुझसे भी लेट आते हो 5-7 मिनट, तो अच्छी बात है, दोबारा लेक्चर को देख लेना। मैं आगे चलता हूं, चैप्टर समझ लो वाला कंप्लीट हो गया, एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ, लेकिन एनसीईआरटी में सेम चैप्टर में दिया हुआ है, इसलिए मैं सेम चैप्टर में पढ़ा रहा हूं। और कुमकुम एक बात ध्यान रखना, पीछे का पढ़ते रहना, ये नहीं कि पीछे का नहीं पढ़ना है, पीछे का पढ़ोगे तो मुझसे डाउट क्लास में पूछोगे, मैं बता दूंगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगर आप नहीं पढ़ी हो तो आगे चलते हैं, चलिए ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपको कराने वाला हूं वह है विद्युत वाहक बल के बारे में, जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो हेडिंग करिएगा विद्युत वाहक बल। क्या हेडिंग करना है, विद्युत वाहक बल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद्युत वाहक बल, स्टार मार्क बना के लिखना, विद्युत वाहक बल। इसका परिभाषा भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसका परिभाषा भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। प्राइवेट पब्लिकेशन के बुक में देखोगे तो यह आपका अलग चैप्टर में दिया होगा, एनसीईआरटी में सेम चैप्टर तीसरे में दिया है, इसलिए मैं सेम चैप्टर में आपका करा रहा हूं, मुझे नहीं कोई आवश्यकता है कि मैं चैप्टर को बढ़ाऊं। आपने अभी सेल बनाया था इस तरह से ना, इस तरह से आपने ये सेल बनाया था इस तरह से ना, यह आपका कैथोड था, यह आपका एनोड था ना, यही था सेल आपका, है ना। तो एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य और आवेश के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी एक आवेश को, यानी क्यू आवेश को मान लो, इस पूरे परिपथ में एनोड से कैथोड तक एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य और आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। डिफिनेशन लिख सकते हैं आप लोग कि एकांक आवेश को पूरे या सेल के पूरे परिपथ लिखिए, सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य तथा
आवेश Q के किया गया कार्य तथा आवेश Q के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग? विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य तथा आवेश Q के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। आपने एक डिफिनेशन पढ़ा होगा विद्युत वाहक बल का। आपने एक विभव का डिफिनेशन पढ़ा होगा। विभव की डिफिनेशन क्या हुआ था? कहीं हवा में आप एक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लेकर आ गए तो आवेश को लाने में किया गया कार्य और आवेश के अनुपात को हम लोग विद्युत वाहक बल कह रहे थे। क्यों भाई? ये डिफिनेशन पढ़ा है आप सभी लोग। विद्युत वाहक बल का डिफिनेशन सभी लोग, सॉरी, विद्युत विभव का डिफिनेशन सभी लोग पढ़ा ना, विभव वाला डिफिनेशन। क्या इसमें पढ़ा था? एकांक आवेश को अनंत से लेकर आने में किया गया कार्य तथा आवेश Q के अनुपात को हम लोग विभव कहते थे ना। एकांक आवेश को अनंत से लेकर आने में किया गया कार्य और आवेश के अनुपात को विभव कहते थे। तो सेम डिफिनेशन यहाँ पे एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। देखो लिखना सभी लोग, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू क्या होता है? विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू क्या होता है? W/Q होता है। विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू क्या होता है? W/Q। पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य और आवेश Q के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इसका भी विद्युत वाहक बल ई का भी मात्रक क्या होता है? वही होता है, सेम वोल्ट होता है। तो विमा भी सेम होगा, तो विमा वहां लिखवाने की जरूरत है नहीं। आप लोगों को विभव वाला विमा तो याद ही होगा। रिफ्रेश करना तो कमेंट बॉक्स में सभी लोग विभव का विमा लिख दीजिए, है ना। डिफिनेशन समझना तो फिर से मैं बता देता हूं। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य तथा आवेश Q के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। डिफिनेशन पूछा जाता है एग्जाम में डिफिनेशन पूछा जाता है ना, तो इसलिए रिस्क मत लेना, पढ़ लेना सभी लोग, याद कर लेना। मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। जूल बटे कूलाम भी होता है, जूल बटे कूलाम भी होता है ना। आगे चले, ठीक है, आगे चले। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? विद्युत वाहक बल को बताओ, इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? बताओ। इसे इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी ईएमएफ कहा जाता है। ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल ना। चलते हैं आगे। एक नया कंसेप्ट आता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध एक नया कंसेप्ट, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? देखो होता क्या है, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? प्रतिरोध का मतलब समझ लो अवरोध होता है। इसका मतलब होता है रोकना। जैसे आप लोग होगे, आप लोग पढ़ रहे होगे तो आपका पड़ोसी आगे, पड़ोसी जो आपका फ्रेंड है, दोस्त है, हालांकि वो दुश्मन से भी बदतर है, वो आगे कहेगा चलो थोड़ा सा घूम लेते हैं, थोड़ा सा मोबाइल खोलो मूवी देख लेते हैं, थोड़ा सा मोबाइल खोलो मैं पिक्चर देख लेते हैं, यही कहेगा, है ना, कहता है ना। हाँ नहीं कहता है ना। तो इस तरह से आपको अवरोध करता है, रुकावट डालता है। तो प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? अवरोध। अब सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मतलब क्या हुआ? सर आपने प्रतिरोध बताया था आर होता है, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ चुका है, कैपिटल आर प्रतिरोध, आर प्रतिरोध आर के बारे में आपने पढ़ चुका है सर। लेकिन ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा, जैसे आपका आंतरिक मन हुआ,
आप जानते हो कि पढ़कर ही आपका लाइफ बन सकता है, आप ये जानते हो कि पढ़ोगे तभी आपका अच्छा नंबर आएगा, फिर भी क्यों टाइम पास करते हो? क्योंकि मन करता है। आप लोग जानते हो कि ये चीज खराब है, इस चीज को करने के बाद मेरी जिंदगी खराब हो सकती है, फिर भी आप लोग करते हो। सब लोग जानते हैं गुटखा खाने के बाद कैंसर होता है, फिर भी आप लोग करते हो। सब लोग जानते हैं कि बात करोगे जीएफओआर से तो टाइम पास होगा, और क्योंकि वो टाइम ही खाने के लिए आती है सब, और आपका नंबर कम होगा, फिर भी आप लोग करते हो। क्यों? क्यों करते हो? क्यों करते हो? क्योंकि आपका मन करता है। तो मन एक तरह से आपके सक्सेस में आपका आंतरिक प्रतिरोध है, यानी रुकावट है। मन आपका क्या है? आपके सक्सेस में एक तरह से आंतरिक प्रतिरोध है। उसी तरह से जो सेल होता है ना, सेल का जो मैंने आपको बताया ना, इस तरह से मैंने सेल बताया था, आपको बताया था ना, एक मिनट, मैं आपको इस तरह से सेल बताया था ना, ये सेल के बारे में बताया था कि नहीं बताया था? क्यों भाई? इस तरह से सेल के बारे में बताया था यहाँ पे ना। इसमें क्या था? एक घोल था, इस तरह से घोल था ना, इसमें विद्युत अपघट एक घुला हुआ था इस घोल में। क्यों भाई? था कि नहीं था? बताओ। तो होता क्या है कि इस सेल के प्रतिरोध में होता क्या है, यह जो सेल है, सेल का, हाँ ऐसा मैंने बताया था। तो मैंने आपको यह बताया था कि ये जो आपका सेल है, इस सेल का ये अंदर एक विद्युत अपघट गुला होता है। तो क्या होता है, सेल के जो विद्युत अपघट होता है ना, वह भी धारा के मार्ग में प्रतिरोध का काम करता है। जो प्रतिरोध रुकावट डालता उसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध करते हैं। जैसे आपके अंदर मन बैठा है ना, वो आप चाहोगे कि मैं करूं, लेकिन मन नहीं करेगा। ऐसे मन को तो बाहर निकाल के मार देना चाहिए, है ना। तो आपका मन आपके काम में रुकावट डालता है ना, है ना। क्यों? सही बात है ना। तो सेम इसी तरह यहाँ पे विद्युत अपघट का जो गोल है, यह आपके धारा के मार्ग में अवरोध का काम कर रही है, तो इसी को आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे। तो लिखना सभी लोग, सेल के विद्युत, जो सेल का जो विद्युत अपघट द्वारा, सेल के विद्युत अपघट्य द्वारा, सेल के विद्युत अपघट्य द्वारा, सेल के विद्युत अपघट्य द्वारा धारा के मार्ग में, द्वारा धारा के मार्ग में, धारा की मार्ग में डाली गई, धारा के मार्ग में, धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को, धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को सेल का आंतरिक, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल के विद्युत अपघट द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को क्या कहते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं ना। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। जो आंतरिक प्रतिरोध होता है ना, इसको स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। देखो भाई, सिंपल सी मैं बात आपको बता रहा हूं, जो इस लेक्चर को स्किप किया, इसके बाद में बहुत सारे न्यूमेरिकल कराने वाले हैं, उसमें आपको कोई भी चीजें नहीं समझ में आएंगी ना। इसको क्या कहते हैं? इसी को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, इसको क्या कहते हैं? स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत अपघट्य मैंने बताया अभी कुछ समय पहले आपको कि क्या होता है, जो इस डब्बे के अंदर पानी भरा होता है उसी को विद्युत अपघट्य कहते हैं। घोल होता है उसी को विद्युत अपघट्य कहते हैं। समझे सभी लोग? अच्छा जरा बताइएगा
किसी सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है किसी सेल का विद्युत वाहक बल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बताओ, बताओ तो। अगर किसी सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है तो इसका मतलब क्या हुआ। 2 वोल्ट। हाँ, विद्युत वाहक बल का भी मात्रक जूल होता है। किसी सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बताओ। 2 वोल्ट का मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि सेल में एकांक धारा प्रवाहित करने में 2 जूल की ऊर्जा लगेगी, यही मतलब होगा ना, यही तो मतलब होगा। सेल में हाँ, इसका मतलब ये होगा, मैंने बताया ना, एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य और आवेश Q के अनुपात को विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब यहाँ पे विद्युत वाहक बल का अगर 2 जूल दिया है, विद्युत वाहक बल जो दिया है आपका, अगर आपका 2 वोल्ट दिया है, मतलब 2 जूल की एनर्जी लगेगी एकांक आवेश प्रवाहित करने में। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, 2 जूल की एनर्जी लगेगी। दिमाग से समझा करो सभी लोग, अगर 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल दे देता है जिसका मतलब 2 जूल की एनर्जी लगेगी, है ना, क्यों भाई, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर होता है वह किन बातों पे निर्भर करता है, किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध जो स्मॉल आर होता है वह किन बातों पे निर्भर करता है, तो लिख लेना निर्भरता, निर्भरता किन बातों पे निर्भर करता है। अब देखो मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, अगर एक बार में समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो तब पर भी ठीक है, मत समझना सभी लोग ना। क्यों, अगर आप एक बार ध्यान देखो समझोगे तो एक बार में समझ जाओगे। दिमाग कहीं और रहेगा, मन कहीं और रहेगा, दिमाग कहीं और रहेगा तो नहीं समझ में आएगा। तो मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता हूं, क्योंकि आपका मन है, आपका दिमाग, ठीक है। यह आपका एक विद्युत वाहक, सॉरी एक विद्युत सेल है, ये क्या है आपका सेल है, ये आपका क्या है सेल है। सेल में आप ये इसे आप लोग समझ लो इलेक्ट्रोड है, ये कैथोड है, अरे ये एनोड मान लो, इसे कैथोड मान लो, इसे एनोड मान लो, ठीक है। कैथोड है और वह एनोड है, सिंपल इतना मानो, सिंपल आप मानो कि किस बातों में निर्भर करता है। अगर मान लो इनके बीच का प्रतिरोध जो है, विद्युत अपघट जो घुला हुआ, इसी द्वारा जो रुकावट होता है उसी को कहते हैं हम लोग ना आंतरिक प्रतिरोध या स्मॉल आर। अगर मान लो इसके बीच की, ये जो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी अगर हम बढ़ा दें तो इनके बीच ज्यादा दूरी हो जाएगा, ज्यादा दूरी हो जाएगा तो ज्यादा वहां पे प्रतिरोध हो जाएगा कि नहीं बताओ। तो प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर ये बढ़ता है, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ता है। प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर बढ़ता है, क्या बढ़ता है, विद्युत वाहक बल बढ़ता है, ठीक है। विद्युत वाहक सॉरी ये आंतरिक प्रतिरोध आर स्मॉल आर बढ़ता है, ठीक है। अगर प्लेट के बीच की दूरी बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। दूरी ज्यादा हो जाएगी तो वहां पे प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा, है ना, क्यों भाई, बात सही है ना। देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखना आप लोग, नेक्स्ट किस बात पे निर्भर करता है। अगर इन प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दें तो क्षेत्रफल बढ़ाने पर क्या होता है, यह आंतरिक प्रतिरोध घटता है। प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखना सभी लोग, देखो ये कभी कभी इस तरह से एग्जाम में पूछ लेता है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, यह किन बातों पर निर्भर करता है, इस तरह से एग्जाम में पूछता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में,
तो इसलिए मैं लिखा रहा हूं किन बातों पे निर्भर करता, मुझे शौक नहीं लिखाने का, ठीक है। ये दो निर्भरता बहुत है, ठीक है, ये दो निर्भरता बहुत है। क्लियर, प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाने पर बढ़ता है, इसके क्षेत्रफल को बढ़ाने पर घटता है। दो बहुत है। एक और लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं, वैद्युत अपघट्य एवं प्लेटों के प्रकृति पर भी निर्भर करता है, ये तो लिख ही सकते हो। हाँ, दो ही लिख सकते हो क्योंकि एक ही दो मन पूछता है, लिखना है तो लिख दो भाई, एक और लिख लो, लिख दो। यह वैद्युत अपघट्य एवं प्लेटों के प्रकृति पर भी निर्भर करता है। यह वैद्युत अपघट्य एवं प्लेटों के प्रकृति पर भी निर्भर करता है। यह वैद्युत अपघट्य एवं प्लेटों की प्रकृति पर भी निर्भर करता है ना, ठीक है। या भाई यहाँ पे अगर सोल्यूशन दूसरा डाल दोगे तो प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा, कब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये वैद्युत अपघट्य, ये जो पानी डाले हो, पानी के तेल डाल लोगे हो सकता है तो और ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो दो ही चीज मैंने आपको बताया। अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है तो दिमाग कम है आपका, आप मत पढ़ो इसको, सीधे याद कर लो कि प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाने पर बढ़ता है, प्लेटों के क्षेत्र पर बढ़ाने पर घटता है, और इनके विद्युत अपघट्य के प्रकृति पर भी निर्भर करता है। सिंपल है भाई। विद्युत अपघट्य अगर चेंज कर दोगे तो चेंज हो जाएगा। क्यों भाई? समझ गए हो तो अच्छा बात है, मैं जो बताना चाह रहा था। क्यों भाई? अगर समझ गए हो तो अच्छी बात है, नहीं तो ये तीन याद कर लेना। क्वेश्चन इस तरह से आपके एग्जाम में पूछेगा, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, यह किन बातों पर निर्भर करता है। इस तरह से भी क्वेश्चन समझेगा, पूछेगा। कभी कभी क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देता है, सेल निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है, इस तरह से भी क्वेश्चन बना देता है। तो तीन चार चीजें आप जानते रहोगे तो इसमें एक ऑप्शन आप क्लियर कर लोगे, ठीक है। समझे? बात समझ में आ रही है आपको? सेल किन पर निर्भर नहीं करता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ देता है, चार ऑप्शन दे देता है, किस पर निर्भर नहीं करता है, चारों ऑप्शन से आपको पढ़कर बताना होता है। समझे कि नहीं? या किस पर निर्भर करता है, चार ऑप्शन दे देगा, एक पे निर्भर करने वाला दे देगा, तो भी आपको बताना होगा। इस तरह से इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है। मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा, इसका आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा इस चैप्टर का। जब मैं दूंगा तो आपको उसमें ऐसा क्वेश्चन होगा, इसलिए मैं पहले से बता दिया हूं। अगर ठीक है, मैं पहले से बता दिया हूं। इसमें आपको सीधे पूछेगा कि सेल, इसमें सीधे सीधे आपसे पूछेगा कि सेल क्या आंतरिक प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। चार ऑप्शन दे देगा, इसमें से तीन ये दे देगा, कोई चौथा कुछ और दे देगा। तो आपको अगर पढ़े रहोगे तो पता रहेगा कि इनके प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर बढ़ता है, प्लेटों का क्षेत्रफल घटाने पर घटता है, फिर बढ़ाने पर घटता है, और तीसरी चीज विद्युत अपघट्य के प्रकृति पर भी निर्भर करता है। समझ में आया? तो मैं ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टॉपिक से, इस पॉइंट से यहां से बन जाता है, ठीक है। पॉइंट वाइज पढ़िए आप लोग। नेक्स्ट चीजें चले, हम लोग आगे चले, ठीक है। सभी को आया समझ में? एक बार थम्सअप करके मुझे बताओगे क्या आप लोग? मैंने इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लाया है। आज इसको नहीं समझ में आया, मैं उसका हैंडराइज लेने वाला नहीं हूं। एक बार कमेंट कर दे क्या नहीं समझ में आया। मैं 1 मिनट का समय देता हूं, तब इसके आगे चलूंगा। सभी को आ गया? सभी को आ गया? एक दो लोगों को नहीं आया, इसका मतलब हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बिल्कुल लाऊंगा मैं इस चैप्टर का। ये चारों याद कर लेना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो लाऊंगा। पहले चैप्टर का लमसम बन गया है। आज सर से पूछता हूं, पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड करता हूं, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले चैप्टर का अपलोड करता हूं,
मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। बिल्कुल लाऊंगा, क्यों नहीं लाऊंगा, ऑब्जेक्टिव तो जान है। मैंने आपको बताया था ना कि इस समय थोड़ा प्रॉब्लम होगी 15-20 अप्रैल के मिड से, 10 अप्रैल 12 अप्रैल के बाद से 18 अप्रैल के बाद से लेकर, अब देखो अभी तो आपकी क्लास चल रही है, कभी कभी बीच में क्लास भी गैप कर दूंगा, नहीं पढ़ाऊंगा मैं ना, सिंपल है। मैं बता दिया हूं आपको 15 मई या 20 मई तक ऐसी प्रॉब्लम होगी, उसके बाद मैं लंबी लंबी क्लास लूंगा, तो मैं क्लियर कर दिया हूं। बुक का क्या हुआ, बुक छप रही है यार, उसी के लिए तो प्रॉब्लम हो रही है। अभी तो दूसरा चैप्टर चल रहा है, दूसरा लास्ट हो गया, तीसरा स्टार्ट हो गया। हाँ जून में भी पढ़ाएंगे, मुझे मई जून के बीच में ही सिलेबस कंप्लीट करना है। 4 घंटे 3 घंटे सुबह में पढ़ाएंगे आपको, 7-8 बजे से पढ़ाऊंगा, पढ़ाने शुरू करूंगा। तो मान लो अगर 9 बजे से पढ़ाने शुरू किया तो 12-1 बजे तक पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक क्लास हो जाएगी, दूसरी क्लास मान लो एक छुट्टी कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद सर शाम को 5:30 बजे पढ़ा देंगे। सर और के क्लास में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, मेरे क्लास में होगा। इसीलिए मैं जिससे भी जो भी नया जुड़े मैं सभी से कहना चाहूंगा, पीछे का पढ़ लो, इस समय थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, मैं कर दिया हूं ना। थोड़ा तो डेटा वोटा बढ़वा लेना उस समय सभी लोग, ठीक है। नहीं पागल हो गए सुषमा, कोई पागल नहीं हुआ, पढ़ने से कोई पागल नहीं होता है, ठीक है। हो गया इतना सभी का। बताओ हो गया सभी का इतना, लिख लिए सभी लोग कि नहीं। अरे बताओगे सभी लोग। ये तो डिफिनेशन हो गया, आगे बढ़े कि रहने दे, में रहने इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि इसका टॉपिक, इसके बाद का टॉपिक है डेरिवेशन, और आज पढ़ा दिए, कल आप लोग नहीं पढ़ के आओगे तो फिर समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। इसलिए मैं सोच रहा हूं रहने दूं, टेस्ट होगा क्यों नहीं, क्योंकि इसके आगे का जो टॉपिक है थोड़ा सा डेरिवेशन वाला है, टर्मिनल विभवांतर तथा सेल के विद्युत बल में संबंध, अगर वो नहीं तो हो पाएगा। अब मैं सोच रहा हूं 7:52 हो रहे हैं, तो आप लोगों की क्लास स्टार्ट कर दूं 8:10 से, क्यों भाई स्टार्ट कर दूं, बताओ, ये मत कहना है। मैं 8:10 से क्लास स्टार्ट कर दे रहा हूं 10 मिनट बाद, ठीक है ना, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके। तो इस क्लास में बस इतना ही। सभी को जय मां सरस्वती। देखो क्या है कि अगला टॉपिक है डेरिवेशन, अगर मैं उसको कराऊंगा तो क्या होगा कि वह छूट जाएगा आधे, ठीक है। चलो इतना पढ़ के आना सभी लोग, ठीक है। और जो नहीं, खाना खा लो कृष्णा, ठीक है, ओके। और थोड़ी सी इस समय प्रॉब्लम होगी, इस समय क्लास छोटी भी होगी, किसी किसी दिन मैं क्लास भी नहीं लूंगा, तो परेशान मत होना सभी लोग, ओके। चलिए ठीक है।